In your previous class, what we had done, we had gone through the different reasons which were prevailing in the country, which had led to the outbreak of this revolution in France. Now, what were the events? ऐसे क्या events हुए, ऐसा क्या एकदम से एक reason बन गया जिससे कि जो already causes चल रहे थे, they got the spark and the revolution started. Already we had done that because of many of the wars, and even the war in which the France, it had helped the American colonies to get independence from the British. So because of those reasons, lot of wealth was drained. The France की बहुत सारी wealth थी that was drained out in wars only. And when Louis XVI had ascended the throne, so he had found that the treasury was almost empty. So now he was not having any other way to increase or to fill the treasury other than to impose the taxes on the people. और उस समय टैक्सेस लगाने का सिस्टम क्या होता था कि जो मोनार्क होता था, जो किंग होता था, वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था. उसके लिए he had to call an assembly or a meeting of the State General, and then with the consent of the State General he could impose the taxes on the people. अभी State General क्या था? ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी, राइट? ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें कि तीनों स्टेट्स, स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते होते थे. एक जनरल मीटिंग होती थी और इसका पर्पस होता था टैक्स इंपोज करना. वाई? बिकॉज ये एक ट्रेंड था उस समय, एक आप कह सकते हैं रूल ही था कि जो मोनार्क है वो ही हिमसेल्फ कुड नॉट इंपोज द टैक्सेस. एंड टैक्सेस इंपोज भी कैसे होते थे? स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी एंड एवरी स्टेट हैड वन वोट. यहां पर नंबर ऑफ पीपल से कोई फर्क नहीं पड़ता था. स्टेट की एक वोट होती थी, लाइक स्टेट 1 या फर्स्ट स्टेट की एक वोट, सेकंड स्टेट की एक वोट, थर्ड स्टेट की एक वोट. इट मींस 3 वोट्स पड़ती थी, राइट? एवरीवन वाज नॉट हैविंग द राइट टू वोट. स्टेट्स वर हैविंग द राइट टू वोट और टोटल 3 वोट होती थी जिसके फेवर में चलेगी वो डिसीजन जो है वो ले लिया जाता था. अब हम लोग ये देखें कि हमने पहले पढ़ा था कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स they enjoyed all the privileges. Third state was not at all enjoying any privilege and they had to pay all the taxes. They were the worst sufferers even, right? अब जब फर्स्ट और सेकंड स्टेट इतने प्रिविलेजेस भी एंजॉय करते थे, टैक्सेस भी पे नहीं करते थे, तो जब ऐसा कोई डिसीजन लेना होता था तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट दे यूज टू गिव देयर वोट इन फेवर ऑफ द monarch, राइट? थर्ड स्टेट जो था वो अगर मोनार्क के डिसीजन से खुश नहीं भी है तो इट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज ऑलरेडी 2 वोट्स वेंट टू द मोनार्क. तो वो डिसीजन जो था वो मान लिया जाता या वो टैक्सेस जो थे वो इंपोज कर दिए जाते थे. क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने टैक्स को कोई पे करना नहीं है, इंपोज करना है, एंड दैट वाज नॉट अ बिग डील फॉर देम. सो ये सिस्टम जो था ये बहुत पहले से चल रहा था, राइट? एंड एज सच एज आई सेड कि स्टेट जनरल की मीटिंग्स जो थी उसी में डिसीजन लिया जाता था whether the tax is to be imposed or not. और पिछले 175 इयर्स में ऐसी कोई मीटिंग बुलाई ही नहीं गई थी. पिछले 175 इयर्स में एज सच कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई थी. टैक्सेस जो थे वो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी. लास्ट मीटिंग was held in 1614. उसके बाद अब जाके 1789 में King Louis XVI had called for this meeting. So the day was 5th May 1789. अब ये मीटिंग कहाँ बुलाई गई थी? It was there in the hall of Versailles. जो पैलेस ऑफ वर्साई था वहां पर ये मीटिंग, वहां के हॉल में ये मीटिंग बुलाई गई थी. सिटिंग अरेंजमेंट कैसा था? दैट both the states will be sitting on both the sides, whereas the third state will be standing at the back.
राइट। सो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन जो था वो थर्ड एस्टेट के साथ किया गया। सो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट जो थे दे वर सिटिंग इन द रोज फेसिंग ईच अदर ऑन द टू साइड्स, वेयर एज द 600 members of third estate they were standing at the back. फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के 300 मेंबर्स थे। नाउ एज सच जो टैक्सेस का या जो वोटिंग का सिस्टम था, किंग लुई वांटेड कि वही सिस्टम अभी भी कंटिन्यू होना चाहिए, वेयर एज थर्ड एस्टेट वांटेड दैट ईच मेंबर शुड बी हैविंग द राइट टू वोट। उससे क्या बेनिफिट होना था कि थर्ड एस्टेट जो है उसके लोग ज्यादा थे, उनकी वोटिंग ज्यादा हो जाती है, एंड मोस्ट लाइकली उनका जो डिसीजन होता वो प्रिवेल करता। लेकिन the Louis XVI he did not accept this demand of the third estate, and the members of third estate walked off from the hall. और वैसे भी जब ये थर्ड एस्टेट के लोग भी जब आ रहे थे मीटिंग में, उसमें विमेन है, पीजेंट्स है, आर्टिजन्स है, उनको आना अलाउड नहीं था। ओनली द एजुकेटेड पीपल और द मोर रिचर पीपल, जिसे हमने पढ़ा था मिडिल क्लास के बारे में, सिर्फ वही अलाउड थे यहाँ पर आने के लिए। विमेन, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, दीज वर नॉट अलाउड टू कम इन द मीटिंग। तो जब इनकी ये डिमांड की राइट ऑफ वोट सबको दिया जाना चाहिए, एस्टेट्स की वोटिंग नहीं होनी चाहिए, द नंबर ऑफ पीपल शुड बी हैविंग द राइट टू वोट, तो ये जब डिमांड नहीं मानी गई तो these members they walked out from this मीटिंग। और ये जो लोग थे, इन लोगों ने ऐसी डिमांड की भी क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, मेनी ऑफ द फिलोसोफर्स वर देयर हु हैड इंस्पायर्ड दीज पीपल। हमने कौन से फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा? वी जस्ट टॉक्ड अबाउट जॉन लॉक, जॉन जैक्यूस रूसो, राइट, मिराबो, एबेसी, इस ढंग के ये फिलोसोफर्स थे जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, और उस बेस पर लोगों ने डिमांड की कि यस द राइट ऑफ वोट शुड बी गिवन टू एवरी पर्सन। स्पेशली जो रूजो की बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इस चीज के बारे में मेंशन किया गया था। सो उसका रेफरेंस लेकर लोगों ने जब डिमांड रखी थी, बट दैट वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। सो दीज मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट दे वॉक्ड आउट ऑफ द असेंबली हॉल। नाउ व्हाट दे डिड, ये सारे इवेंट्स हैं which led to the outbreak, क्योंकि ऑलरेडी कितने रीजंस जो लॉन्ग टर्म रीजंस थे they were already prevailing। ये रीजंस कौन से थे? that was a very immediate reason that you can say was there। जब ये डिमांड नहीं मानी गई, ये एक इमीडिएट कॉज बन गया जब लोग एकदम से भड़क गए और उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ वी विल मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल ओवरथ्रो द monarch। So these people of third estate, what they did, that on June 20 they met in the tennis court in the ground of Versailles, it's Versailles, and they declared themselves as the National Assembly। Third estate के जो elite class थी, आप कह सकते हैं, educated थे, rich people थे, they met, right, they met at the Versailles and they declared themselves as the National Assembly, and they swore that we will not disperse till the constitution for the country is framed, which is going to limit the power of the monarch। जो monarch की पावर को लिमिट कर देगा, जो अनलिमिटेड एब्सोल्यूट पावर जो है monarch की, उसको एक लिमिट में, I mean they will bind the power of the monarch। और ऐसे में ये जो लोग थे, इनको और इन्फ्लुएंस किसने किया? One was Mirabeau। Mirabeau, he was a person of belonging to the second estate। Mirabeau जो था वो खुद second estate का था, लेकिन he was convinced that the condition of the third estate, it is very pitiable, and the privileges which these people are getting, the first and second estate, that should not be there। The feudal system था उसके बहुत ही against था, and this Mirabeau, he was a very great speaker, बहुत बड़ा स्पीकर भी था ये, और इसने बड़े स्पीच, पावरफुल स्पीच दिए यहाँ पर, जहाँ पर नेशनल असेंबली के लोग जो थे वो असम्बल हुए थे। और ये जो लोग थे यहाँ पर थर्ड स्टेट के, दे गॉट सो मच इंस्पायर्ड
by Mirabeau's speeches. One more person was there. He was Abbe Sieyès. He was Abbe Sieyès. He was a priest. It means he was belonging to the first estate. He was belonging to the first estate. He was originally a priest, and he has written an pamphlet that is called What is the Third Estate, जिसमें उसने जो थर्ड एस्टेट की जो पिटेबल कंडीशन थी वो एक्सपोज की, राइट? तो नो डाउट the people, they were inspired by many of the philosophers. लेकिन जब वो philosophers, they were belonging to first and second estate, जब वहां से लोगों ने इनको इंस्पायर करना शुरू कर दिया, then that had greater impact than the philosophers, than the impact of the philosophers who were belonging to the third estate. मिराबू और एबे सियस का इतना ज्यादा इम्पैक्ट रहा लोगों के ऊपर, they were inspired a lot and they decided to overthrow the monarchy. Anyhow, meantime, जब वर्साई में नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उस समय फ्रांस के जो हालात थे वो और ज्यादा खराब हो रहे थे. क्या प्रॉब्लम आ रही थी? दैट द सीवियर विंटर्स वर देयर which has spoiled the crops. क्रॉप स्पॉइल हो गई तो ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए. ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हो गए तो लोगों के पास खाने के लिए भी उस समय तक कुछ नहीं था, राइट? सो the bakers, what they did, they had started hoarding. They had started hoarding the supplies. उन्होंने अपने पास सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, होर्डिंग शुरू कर दी. उससे क्या हुआ कि मार्केट में ब्रेड की सप्लाई और कम हो गई. अब लोगों में इतना गुस्सा था कि they had started attacking the bakery shops and looting was very much common in that area, right? और इतनी ज्यादा क्योसनेस हो चुकी थी that the king had ordered the troops to move to the Paris. लेकिन that order was given to move to the Paris was to control the situation that was getting worse. But rumor was that the troops are coming to have an open fire on the people. ये ट्रूप्स भेजे जा रहे थे ताकि वहां पर शांति बनाई जा सके, लेकिन लोगों में रूमर क्या हो गया कि ये ट्रूप्स आ रहे हैं सो दैट कि लोगों के ऊपर ओपन फायर की जा सके. इससे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए एंड 14 जुलाई these people they stormed and they destroyed the Bastille. Bastille जैसे मैंने आपको बताया था, that was a prison that stood for the despotic rule of the Louis XVI. Why? Because the people who went against the Louis XVI, they were put in prison in Bastille. Right? इसके अलावा और क्या क्योसनेस थी? यहाँ पे एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है लेकिन दूसरी तरफ क्योसनेस बहुत ज्यादा थी. विलेज लेवल पर भी there was a rumor that the landlords have hired a brigade that is going to destroy the crop. वहां पे भी एक रूमर ये फैल गया कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं अब वो भी जो क्रॉप्स हैं उनको स्पॉइल करना चाहते हैं. लोग यहाँ पे गुस्से में आ गए और जितने भी उनके टूल्स थे, जो फार्मिंग टूल्स थे जिसमें हम होज एंड पिच फॉक्स कहते हैं, ये फार्मिंग टूल्स होते हैं, वो लेकर ही ये बाहर आ गए और इन्होंने जो नोबल्स जहां पर रहते थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया. They had started looting the grains that were hoarded, right? जितने भी ग्रेन्स की होर्डिंग थी इन्होंने वहां पर उसको लूटना शुरू कर दिया. और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जहां पर जो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी रिलेटेड थे लैंड से, वो सारे के सारे इन्होंने चला दिए. और कुछ लोग जो थे वो नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेट हो गए. इट मीन्स हम लोग इसको बड़े अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं कि द कंडीशन वाज सो क्योटिक देयर इन फ्रांस. Within this time the constitution was ready. अब जब इतने ज्यादा हालात खराब हो गए थे तो लुई 16 फाइनली एग्रीड और ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू नेशनल असेंबली. अब लुई 16 के पास और कोई चारा नहीं था, उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया.
उसको रिकॉग्निशन दे दी एंड इवन एक्सेप्टेड दैट his power will be now checked by the constitution. उसने इस चीज को भी मान लिया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसकी पावर को लिमिट करेगा, इसकी पावर को चेक करेगा. एंड on the midnight of 4th August 1789 the feudal system was totally abolished. जो फ्यूडल सिस्टम था वो अबॉलिश कर दिया गया. टैक्सेशन सिस्टम जो था वो रिव्यू किया गया. members of clergy were forced to surrender or to give up their privileges, right? This tithe, it was abolished. Land owned by the church was confiscated. कि चर्च के पास जितने privileges थे वो इससे ले लिए गए, right? tithe जो था, जो टैक्स ये चर्च कलेक्ट करता था वो भी खत्म कर दिया गया. और जितनी भी जमीन चर्च के पास थी वो भी उससे ले ली गई. और इसका रिजल्ट क्या रहा कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ गया, अराउंड 2 बिलियन लिवर्स. इतनी ज्यादा इनकम उस समय गवर्नमेंट को हो गई थी. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड or the type of government which was to be there in France was now constitutional monarchy. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारी करंट सिनेरियो में है, दैट इज इंग्लैंड. इंग्लैंड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इसमें क्या होता है कि जो मोनार्क होता है, बीट अ किंग, बीट अ क्वीन, ये पब्लिकली कोई भी पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं करते हैं. कोई पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है, दे डोंट डू एनी सच टाइप ऑफ अनाउंसमेंट. बट यस, कुछ पावर्स इनके पास रह जाती हैं एंड इट इज अगेन द इंटरनल मैटर ऑफ दैट कंट्री कि वो मोनार्क को कितनी पावर्स देनी. कि मोनार्क क्या सेरेमोनियल ही रह जाएगा या उनको कुछ इंटरफेरेंस जो है लॉ मेकिंग में क्या वो दे सकते हैं, दैट इज अप टू द इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंट्री. अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड में क्या सिस्टम है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है. जो मोनार्क है, एज आई सेड, कि ओपनली कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं देते हैं. ये सारे पॉलिटिकल डिसीजंस जो है या गवर्नमेंट जो है दैट इज रन बाय द पार्लियामेंट. लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड की बात कर रही हूं मैं. लीडर इज द प्राइम मिनिस्टर. और क्वीन एलिजाबेथ जो है इस समय, पहले जो होता था कि जो मोनार्क होता था इंग्लैंड में, दे वर हैविंग मेनी पावर्स. वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर भी कर लेते थे. लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ कि इस समय आप कह सकते हैं कि थोड़ा सेरेमोनियल ही है, राइट? और टोटली जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री है, दैट इज रन बाय द पार्लियामेंट, राइट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है. और इनका रोल क्या है, जो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का होता है, कि जो बिल है वो पार्लियामेंट में गया, जब उसको पास हो गया उसके बाद उसके फाइनल अप्रूवल जो है वो क्वीन देगी. जैसे हमारी कंट्री में जब फाइनल अप्रूवल होता है लॉ का, दैट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट. जब प्रेसिडेंट साइन करेगा तो दैट बिल विल बिकम द लॉ, राइट? सो यहाँ पर भी ऐसा है कि इसकी अप्रूवल होगी क्वीन की तो फिर वो लॉ बनेगा, राइट? सो एक तरह से फिलहाल इंग्लैंड में भी आप कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट और से दैट इज अ वेरी वेरी सेरिमोनियल. जैसे हमारी कंट्री में जो भी प्रेसिडेंट का रोल है वो वहां पर क्वीन करती है. जैसे अगर कोई पार्लियामेंट डिसॉल्व करनी है, पार्लियामेंट ओपन करनी है या कोई लॉ अप्रूव करना है, ये काम क्वीन वहां पर करती है. हमारी कंट्री में सेम काम जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, राइट? सो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का रोल जो है वो बहुत ज्यादा सेरिमोनियल है, इंग्लैंड में क्वीन का है. वेयरएज वहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है, हमारी कंट्री में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है, राइट? सो ऐसा ही फ्रांस में भी हुआ कि फ्रांस जो था उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर कर दिया गया, जहां पर जो पावर्स थी, जो फ्रेंच मोनार्क लुई 16 की जो पावर थी, दैट वर मेड लिमिटेड. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना वो रेडी हो गया था 1781 में. उसका मेन पर्पस भी यही था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, राइट? अब ये जो पावर्स थी जितनी पहले मोनार्क के पास होती थी, नाउ इट वाज नॉट देयर इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन,
but now it was spread, sorry, it is separated to the different institutions, the legislature, the executive and the judiciary. हम आज भी यही सिस्टम फॉलो करते हैं, जहां पर हमारी कंट्री में भी जो पावर्स हैं दैट आर सेपरेटेड इन to the different institutions, that is legislature, executive and the judiciary. आपको याद होगा, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर्स, जहां पर फीचर्स हैं उसके, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सेपरेशन ऑफ पावर्स एक हेडिंग थी आपकी, जिसके अंडर यू हैव गॉन थ्रू दैट हाउ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन दीज 3 इंस्टीट्यूशंस, और ये जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इसमें भी जो जुडिशरी है, ये भी आपने क्लास 8 में पढ़ा था, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, राइट. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस का 1791 में, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के फर्दर और क्या फीचर्स थे, that we will cover in tomorrow's class.